शकुंतला ने अपने बेटे मोहन की शादी गांव के लड़के से की थी। जब से शकुंतला की बहू पूजा उसके घर पर आई थी, तब से शकुंतला नोटिस कर रही थी कि उसके घर में जितना भी खाना बचता था, उसकी बहू के आने के बाद फ्रिज में बासी खाना नहीं रह जाता। अरे बहू, गाय बाहर खड़ी है, रात की रोटी या बासी चावल है तो दे दे, बेचारी भूखी दिख रही है। नहीं नहीं माँ जी, कोई खाना नहीं बचा है। वो क्या है ना, रात का बचा हुआ खाना मैं सुबह खा ही लेती हूँ। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छा है, बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं होगा, तू खा लिया करेगी तो अच्छा है। वैसे मैं तो कहती हूँ तू खाना कम बनाया कर, ताकि खाने की बर्बादी ना हो और ना तू बासी खाना खाए। जी माँ जी, मैं खाना उतना ही बनाऊंगी जो बर्बाद ना हो। शकुंतला तो बस अपनी गांव की बहू से खुश थी, क्योंकि शकुंतला की बहू पूजा बहुत ही समझदार थी और वो घर को बहुत अच्छे से चला रही थी। यहाँ तक कि घर में बचने वाला खाना भी वो बर्बाद नहीं होने देती। एक रोज शकुंतला फ्रिज से पानी लेने जाती है तो देखते हैं कि उसके फ्रिज में ढेरों खाना रखा हुआ है, वो भी रात का बचा हुआ। अरे बाप रे, रात का खाना अभी तक बचा हुआ है। बहू कहाँ है तू? शकुंतला की आवाज सुनकर पूजा दौड़ी दौड़ी शकुंतला के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तुझसे कोई गलती कैसे हो सकती है, तू तो भगवान है भगवान। अरे इतना खाना बनाने की क्या जरूरत थी कि पूरा फ्रिज भरा हुआ है, ये सब रात का खाना है और तुझे मैंने कहा था ना कि इतना खाना बना कि बचे ही ना। लेकिन माँ जी, मैंने आपको कहा ना कि मुझे बासी खाना खाने की आदत है। मतलब कि मैं खाना जानबूझ के ज्यादा बनाती हूँ ताकि वो खाना बासी हो जाए और मैं उसे खा सकूं। आपको पता नहीं है बासी खाने का स्वाद कितना अच्छा होता है और उससे बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। चुप कर, अगर कल से मैंने फ्रिज में बासी खाना देखा तो इन बासी खाने के साथ तुझे भी घर से निकाल दूंगी, समझी ना? अब जा, मेरा मुंह क्या देख रही है, मेरा पारा हाई कर दिया इस औरत ने। शकुंतला की बात सुनकर पूजा वहाँ से चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद विमला का आना होता है और विमला आते ही शकुंतला से कहती है, अरे बाप रे शकुंतला, क्यों इतना शोर मचा रखा था? तेरी आवाज सुनकर मैं यहाँ आई हूँ। मुझे शोर मचाए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है, अब तू फिर से घर में झगड़ा करवाने आई है, बता क्या काम है? अरे मैं तो बस ये जानने आई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तू इतना चिल्ला रही है अपनी नई नवेली बहू पर। अरे बहू है, गलतियां तो होती रहती हैं, ऐसा भी क्या कर दिया जो तू इतना सुना रही है बहू को? मेरी बहू आई, मुझसे कहने लगी, मैं तो टीवी देख रही थी, सोचा देख कर आऊं कि क्या हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो हाल समाचार लेने में मजा ही आता है। तो सुन, मेरी बहू ने कल रात इतना ज्यादा खाना बना लिया था कि वो खाना अब भी बच रहा है, इसलिए उसे सुना रही थी। कोई गलती तो नहीं की ना मैंने? क्या तेरी बहू को बासी खाना खाने की आदत है? अरे बाप रे। हाँ, मेरी बहू को बासी खाना खाने की आदत है और अगर तूने गलती से भी उसे गर्म खाना बनाकर दे दिया तो मेरी बहू उस खाने को छुएगी तक नहीं। राम राम राम, ये तो बड़ी ही दुविधा वाली बात है। खैर छोड़, तेरी बहू के तो अलग ही शौक है, लेकिन ये बासी खाना खाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर गलती से खाना बच जाए तो अच्छा, वरना जानबूझकर खाना बचाना भी तो सही नहीं है ना। मैं भी किसे समझाऊं, समझा समझा कर तो इन लोगों को परेशान हो चुकी हूँ मैं, लेकिन ये लोग हैं कि समझने का नाम ही नहीं लेते। शकुंतला को पता चलता है कि उसकी नई नवेली बहू को बासी खाना खाने की आदत है, तो उसका परेशान होना बनता था, क्योंकि अब उसकी बहू रोज रोज जानबूझकर ज्यादा खाना बना लेती और उसे बासी करके खाने लगी थी और इस वजह से कभी कभी खाना भी खराब हो जाया करता, जिसे फेंकना पड़ता था। एक रोज मोहन अपनी पत्नी को बासी खाना खाते हुए देखकर उससे बोलता है, अरे पूजा, बासी खाना क्यों खा रही हो? तुम्हारे लिए ताज़ा खाना नहीं बनाए क्या? वो क्या है ना, ये सब्जी तो रात की है। हाँ मुझे पता है ये रात की सब्जी है, लेकिन मुझे रात का बचा हुआ खाना फेंकने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं बासी खाना खाना पसंद करती हूँ ताकि घर में खाना बर्बाद ही ना हो। वो तो अच्छी बात है पूजा, लेकिन जब ताज़ा खाना बना होता है तो तुम्हें ताज़ा खाना खाना चाहिए ना कि बासी। इतना कहने के बाद मोहन अपनी माँ शकुंतला के पास जाता है और अपनी माँ शकुंतला से कहता है, माँ पूजा को मना क्यों नहीं करती? उसे देखो, वो बासी खाना खा रही है। मुझे तो लगता है वो जो सब्जी खा रही है ना, वो खराब हो चुकी है। देखो तो कैसे बदबू आ रही है, और इसे मैंने कितनी बार कहा कि मत खाओ, लेकिन ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। अपनी बीवी की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है तुझे। तुझे पता नहीं, तेरी पत्नी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे मैं उसे कहते कहते थक जाती हूँ कि बहू बासी खाना मत बनाया कर, लेकिन तेरी बीवी है कि मानती ही नहीं, ढेर सारा खाना बनाकर बासी करके उसे खाती ही रहती है। उसे बासी खाना खाना बहुत पसंद है, तो मैंने भी उसे कुछ कहना छोड़ रखा है। लेकिन मुझे तो भी पूजा ने कहा था
कि खाना बच जाता है तो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो खाती है। बस अपनी बीबी को बोल कि इतना भी झूठ ना बोले कि मैं उसे घर से निकालने के लिए तैयार हो जाऊं। अरे उसने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, इतना खाना बर्बाद कर रही है आजकल, क्या बताऊं मैं तुझे। मोहन अब अपनी पत्नी के बारे में जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को समझाता है। लेकिन पूजा किसी भी तरह की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। एक रोज शकुंतला ढेर सारा चाउमीन, मोमोज, बर्गर लेकर आती है और अपनी बहू को देते हुए कहती है, अरे बहू देख, आज मैं तेरी पसंद का बासी खाना लेकर आई हूँ। तुझे बासी खाना बहुत पसंद है ना? बासी खाना? लेकिन ये तो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा है, इसमें बासी क्या है? अरे ये सब बासी है, दुकान वाला फेंक रहा था तो मैंने कहा मेरी बहू को तो बासी खाना खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे पैक करवा कर ले आई और एक पैसा भी नहीं दिया मैंने उसे। अच्छा किया माँ जी आपने, क्योंकि मुझे बासी खाना खाना इतना पसंद आता है। शायद मुझे कभी गर्म खाने की आदत ही नहीं है, इसलिए खैर कोई बात नहीं, लाइए मैं खा लेती हूँ। इतना कहने के बाद पूजा जल्दी जल्दी चाउमीन, बर्गर, मोमोज सब खाने लगती है। दरअसल वो चाउमीन, मोमोज और बर्गर इतना ज्यादा बासी था कि उससे बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी पूजा खाए जा रही थी। उसे तो बस बासी खाने से मतलब था। अरे गाय भैंस भी ऐसे मोमोज, चाउमीन, बर्गर को सूंघकर छोड़ दे, लेकिन इस औरत को देखो तो जरा, खा तो ऐसे रही है जैसे सचमुच कभी इसने कुछ खाया ही ना हो। माँ जी आप कुछ कह रही हैं क्या? अगर आपको भी खाना है तो आप खा लीजिए, लेकिन ऐसे देखिए मत, मेरे खाने पे नजर मत लगाइए। अरे मैं तो ऐसे मोमोज, चाउमीन, बर्गर की तरफ देख भी लूं तो खाने की बात ही ना करूं। ना जाने इसे बदबू आ भी रही है या नहीं, लगता है इसका नाक खराब हो चुका है। पूजा तो अपनी सास का लाया हुआ चाउमीन, बर्गर, मोमोज सब खा लेती है। अब देर रात उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने पति मोहन को उठाते हुए कहती है, अजी सुनिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जरा मुझे गैस की गोलियां दे दीजिए या फिर कुछ ऐसा जिससे मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। और खाओ बासी खाना। किसने कहा था तुम्हें बासी खाना खाने के लिए? पूजा मुझे परेशान मत करो, मुझे काम पर भी जाना है सुबह। पूजा खुद जैसे तैसे संभल ही रही होती है कि उसकी उल्टियां शुरू हो जाती हैं। उससे उल्टियों, लूज मोशन हो जाते हैं। उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है और ग्लूकोज भी चढ़वाना पड़ता है। उस दिन के बाद से पूजा कभी भी बासी खाने की तरफ नहीं देखती। उसके बारे में देखना तो दूर, वो सोचती तक नहीं है। शकुंतला की चाल कामयाब हो जाती है क्योंकि शकुंतला ने जानबूझकर अपनी बहू के लिए बासी खाना मंगवाया था। माला बड़े ही धूमधाम से अपने इकलौते बेटे पंकज की शादी एक रजनी नाम की लड़की से करवाकर उसे अपने घर लेकर आती है। रजनी के घर में आने से माला बहुत खुश थी। अगले दिन माला हॉल में बैठी चाय पी रही होती है, तभी रजनी तैयार होकर उसके पास आती है और उसके पैर छूती है। माला उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती है, सदा सुहागन रहो मेरी बहू, तेरे इस घर में आते ही मानो घर में रौनक सी आ गई हो। माँ जी आप जैसी सास पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप तो बिल्कुल मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। मेरे जीवन में माँ की कमी जो भी थी वो आपने पूरी कर दी। मैं भी बहुत दुखी थी कि मेरी कोई लड़की नहीं है, इसलिए मैंने अपने बेटे पंकज की शादी जल्दी से करवा दी ताकि बहू के रूप में मुझे बेटी मिल जाए और मेरा वो सपना सच हो जाए। तुझे पाने के बाद अब मैं क्या ही मांगू भगवान से, अब तो बस मैं चारों धाम की यात्रा करूंगी। माँ जी मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपनी बहू की बातें सुनकर माला तो बहुत खुश हो जाती है और अपनी तिजोरी की सारी चाबियां अपनी कमर से निकालकर अपनी बहू के हाथों में रख देती है। ले बहू, ये तिजोरी की चाबियां हैं, आज से इनको तू ही संभाल और अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुझे ही संभालनी है। इस घर को कैसे चलाना है और कैसे नहीं, अब वो सब तू ही जाने। लेकिन माँ जी मैं अभी से घर की सारी जिम्मेदारियाँ कैसे निभा सकती हूँ? मुझे तो अभी इस घर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं बहू, मैं हूँ ना, मैं तुझे बताती रहूंगी। मैं कहीं थोड़ी ना जा रही हूँ, लेकिन घर की बहू होने के नाते अब इस चाबियों पर तेरा हक है, तो इन्हें तू ही संभाल। माला के कहने पर रजनी चाबियों को अपने पास रख लेती है। दिन यूं ही बीतते हैं और कुछ दिन बाद माला रजनी से बोलती है, बहू मैंने अपने घर के पंडित से बात कर ली है। पंडित जी ने तेरी पहली रसोई के लिए कल का मुहूर्त निकाला है, तो तू कल समय से उठकर रसोई में कुछ मीठा बना लियो सबके लिए। हे भगवान, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊँ? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है। यहाँ तो मैं पहले ही टेस्ट में फेल हो गई। बहू मैंने तुझे कुछ कहा है, तुझे सुनाई दिया या नहीं? जी माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। कल से मैं समय पर रसोई में आकर सारा खाना बना दूंगी और कुछ मीठा भी। रजनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है
और कल अपनी पहली रसोई के बारे में सोच सोच कर काफी परेशान होने लगती है। सोचते ही सोचते उसे काफी रात हो जाती है। तभी अचानक से उसे बहुत जोरों से भूख लगती है और वो अपने पति पंकज को जगाते हुए बोलती है। पंकज जी उठिए ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दीजिए ना। देखो रजनी, तुम्हारे ड्रामा ना रोज का हो गया है। रोज रात को तुम मुझे परेशान करती हो। अगर तुम्हें भूख लगती है ना तो रात का खाना ना निकाल के रूम के अंदर रख लिया करो और जब मन करे ना तो खा लिया करना। लेकिन प्लीज मेरी नींद खराब मत किया करो। आप तो जानते हैं ना, जो मैं एक बार खाना खा लेती हूँ मेरा दोबारा खाने का मन नहीं करता है। प्लीज आप मेरे लिए मैगी बना दीजिए। हाँ, मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? अगर माँ ने मुझे रसोई में ना काम करते हुए देख लिया तो बहुत सवाल करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं रात को जब सोता हूँ ना तो सीधा सुबह ही उठता हूँ। उससे पहले मैं उठ ही नहीं सकता। हाँ तो क्या हुआ, बोल देना कि रजनी को भूख लगी है, उसी के लिए बनाने आया हूँ। अब आपसे ये भी नहीं होगा क्या? और अब मुझे घर में टाइम देखकर खाना खाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ को जब मैं बोलूंगा कि मैं खाना तुम्हारे लिए बना रहा हूँ तो माँ मुझसे कहेंगी कि बहू को बोलना वो खुद बना ले। वो खुद क्यों नहीं बना रही है? तो मुझे मजबूरी में आके ना सच बताना पड़ेगा कि तुम जो उनकी अच्छी बहू का टैग लेके घूम रही हो ना, तुम किसी काम की हो ही नहीं, सिर्फ नाम की बहू हो। अरे हाँ, पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे सच में बहुत जोर से भूख लगी है, मैं बिना कुछ खाए कैसे रह सकती हूँ? एक काम करो, पानी लेने के बहाने ना नीचे जाओ और रसोई में जाना, फ्रिज खोलना और सैंडविच मिलेगा तुम्हें वहाँ पर, तो उसे गर्म करके खा लेना। मैं लाया था लेकिन देना भूल गया था तो फ्रिज में रख दिया था, इसीलिए उसे गर्म करके खा लेना। लेकिन प्लीज यार, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। पंकज की बात सुनकर रजनी देर रात दबे पांव रसोई में जाती है और सैंडविच निकालकर खा लेती है। तब उसकी जान में जान आती है। अंधेरे में और दबे पांव वापस जा रही होती है कि तभी डाइनिंग टेबल से टकरा जाती है और गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथों में बहुत चोट लग जाती है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। पंकज जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए ना, मुझे जोर से चोट लग गई। बहू, इतनी देर रात तो रसोई में क्या कर रही है? माँ जी, मुझे यहाँ चोट लगी हुई है, आप मुझसे सवाल जवाब कर रही हैं। पहले मुझे उठाइए तो सही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रुक, अभी उठाती हूँ। पंकज, तू खड़े होकर मुंह क्या देख रहा है मेरा? बहू को उठाने में मेरी मदद कर। बहू, अब तो तू ठीक है ना? अब तो तुझे कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। माँ जी, मेरा सीधा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरे सीधे हाथ में चोट लग गई है। लेकिन तू यहाँ करने क्या आई थी, पहले ये तो बता। माँ जी, इंसान रसोई में क्या करने आता है? पानी लेने गई थी और लाइट नहीं थी और अंधेरे में टकरा कर गिर गई। अब जब गलती करेगी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। लाइट जला लेती, तब पानी लेती, बिना बात के चोट लगवा ली। अब कल तू पहले रसोई की रस्म कैसे करेगी? अब मुझे पंडित जी से फिर से बात करनी होगी कोई दूसरे मुहूर्त के लिए। पंकज, तू बहू को कमरे में ले जा और उसके हाथ में मालिश कर दे। जी माँ, अभी लेकर जाता हूँ। रजनी, तुम चल लोगी ना या उठा के ले जाऊँ? मैं खुद चल लूंगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथों में चोट लगी है, पैरों में नहीं। चोट लगने की वजह से रजनी अपनी पहली रसोई से बच जाती है, जिसके कारण माला को ये पता नहीं चलता कि रजनी को कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। लेकिन इस बीच पंकज को ऑफिस के किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है और रजनी को अकेले सोने से डर लगता है, जिस वजह से वो माला के साथ उसके कमरे में सोया करती थी। अपनी आदत के अनुसार एक दिन देर रात रजनी को बहुत जोरों से भूख लगती है और वो अपनी सास को जगाती है। माँ जी उठिए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए। क्या हुआ बहू, तूने रात में ठीक से खाना नहीं खाया था क्या, जो फिर से भूख लग गई? माँ जी, मैं कितना भी खा लूं, लेकिन मेरी आदत है कि मुझे रात में भूख लगी जाती है। कोई बात नहीं बहू, एक काम कर, अलमारी में देख, बिस्किट वगैरह रखा होगा, कुछ लेकर खा ले। कल से मैं खाना एक्स्ट्रा बना दिया करूँगी, तुझे जब भी भूख लगा करेगी तो खुद निकाल कर खा लिया करियो। नहीं माँ जी, रखा हुआ खाना मैं नहीं खाती, मुझे उस टाइम जो मन करता है मैं वही बना के खाती हूँ। और मुझे इस टाइम दाल चावल खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आज आपने वो नहीं बनाए थे ना। बहुत देर रात मुझे क्यों सता रही है? सुबह मैं तेरे लिए दाल चावल बना दूंगी, अभी तू बिस्कुट लेकर खा ले और मुझे सोने दे, मुझे सुबह बहुत काम है। नहीं माँ जी, मुझे तो अभी ही खाना है। रजनी के बार बार कहने पर माला उठकर रसोई में जाती है और उसके लिए दाल चावल बनाकर लेकर आती है। रजनी तो खा पी कर सो जाती है, लेकिन माला को नींद नहीं आती। दिन बीतते हैं और रजनी रोज रात में अपनी भूख लगने की आदत के चलते अपनी सास को सताने लगती है। माला उसकी आदत से काफी परेशान हो जाती है
तभी एक दिन देर रात माला के पास पंकज का फोन आता है। हेलो माँ। माँ, आप सो तो नहीं रही थी ना? आपकी नींद खराब तो नहीं हुई? वो मैंने सोचा ना कि मैं आपसे बात करूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी आज, और ऑफिस भी जल्दबाजी में चला जाता हूँ और काम के चक्कर में समय मिल नहीं पाता कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। और रात को ना अभी मुझे समय मिला तो सोचा एक बार आपसे बात कर लेता हूँ माँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। माँ, ठीक हो ना आप? आपकी बहू ध्यान तो रख रही है ना आपका? बेटा, बहू का तो तू पूछ ही मत कि लोगों को सेवा करने वाली बहू मिलती है, लेकिन मुझे तो रातों को सताने वाली बहू मिली है। बहू को रोज रात में भूख लग जाती है और नए नए आइटम खाने को मांगती है। उसके हाथों में चोट लगी है, वह बना भी नहीं सकती, वरना मैं उसे ही बोल देती कि जाकर खुद बना ले और खा ले। रोज मेरी रात काली हो जाती है। अभी भी मैं उसी के लिए खाना बना रही हूँ। अपनी माँ की दुख भरी आवाज सुनकर पंकज को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप फोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद माला भी अपनी रातों को सताने वाली बहू से परेशान होकर उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। नीता की शादी एक अनुज नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी नीता की सहेली रानी उसके घर आती है और उसे फोन से सेल्फी लेते हुए देखकर बोलती है, अरे बस कर नीता, अब कितनी सेल्फी लेगी? अब तो तेरी शादी भी फिक्स हो गई है। शादी फिक्स होने से सेल्फी लेने का क्या कनेक्शन? मुझे सेल्फी लेना पसंद है, इसलिए मैं ले रही हूँ। कनेक्शन ये है कि तेरी शादी तय हो गई है, पड़ोसी की नहीं, इसीलिए तुझे खुद सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग तेरी सेल्फी लेंगे। तेरा फोटो शूट होगा जीजा जी के साथ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। तुझे पता है, मैं बचपन में सोचती थी कि जब भी मेरी शादी होगी तो उसमें मैं एक बहुत अच्छे कैमरे वाले को बुलाऊंगी जो मेरी ढेर सारी फोटो ले। अरे पागल, तुझे बुलवाने की क्या जरूरत है? लड़के वाले खुद कैमरामैन को लेकर आएंगे। उसके बाद तो जितनी मर्जी उतनी फोटोशूट करवा लियो। वैसे भी जैसे चाहे वैसे करवा सकती है, क्योंकि तेरी शादी होगी और शादी में कोई तुझे मना भी नहीं करेगा। किसी के मना करने पर भी मैं मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है। फोटोशूट करवाने का एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि बाद में शादी दोबारा नहीं होती। लेकिन उस पिक्चर और फोटोशूट को देखकर शादी के टाइम को दोबारा से याद कर सकते हैं। ये तूने बिल्कुल सही कहा। तुझे शादी और शादी के फोटोशूट को लेकर इतना खुश देखकर मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो सब तो तू तब देखेगी ना, जब शादी की तैयारी पूरी हो जाएगी। आते ही तूने मुझे बातों में लगा लिया। जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया था मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं वापस अपने घर जाती हूँ। जब तुझे याद आ जाएगा कि मुझे किस काम के लिए याद कर रही थी तो मुझे फोन कर दियो, मैं तब वापस आ जाऊंगी। नहीं, अब जब तू आ ही गई है तो अब तू मेरे साथ मार्केट चलेगी। मुझे कुछ साड़ियाँ और मेकअप का सामान लेना है। रानी को मार्केट जाना या शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन नीता की शादी के चलते वो नीता को मना नहीं कर पाती और उसके साथ मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट में जाकर नीता अपनी शादी की जम के शॉपिंग करती है और अपना फोटो शूट करवाने के लिए अलग अलग तरह की ड्रेस लेती है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद नीता अपने होने वाले पति अनुज को वीडियो कॉल करती है और अपने शॉपिंग के सारे सामान को दिखाते हुए बोलती है, देखिए ना अनुज, मैंने कितनी सारी शॉपिंग करी है। मैं अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ शादी के लिए, और लगभग सारी शॉपिंग तो मैं कर चुका हूँ। अनुज, आपसे एक बात पूछूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नीता, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? भला मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? अनुज, हमारी शादी में जो फोटोग्राफर आएगा वो कहाँ से आएगा? लेकिन ये बात तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे मैं कैमरामैन लेकर आऊंगा, वो भी बहुत अच्छा वाला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि मुझे बचपन से ही फोटोशूट का बहुत शौक है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरा फोटोशूट खराब हो। और मेरे ख्याल से ये बात आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर की बहू का फोटोशूट खराब हो, वरना आपकी ही तो बेइज्जती होगी ना। तुम्हें मेरी तरफ से किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा इंतजाम हो जाएगा, वो भी बेस्ट वाला। तुम बस शादी पे ध्यान दो। थैंक यू अनुज, आपकी ये बात सुनकर मुझे काफी तसल्ली हो गई। चलिए अनुज, मैं फोन रखती हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी मुझे काम है। शादी की तैयारियां करते करते समय कब निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता और शादी का दिन भी आ जाता है। नीता दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अनुज का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद अनुज बैंड बाजे के साथ बारात लेकर नीता के घर पहुंचता है। शादी
होना शुरू हो जाती है, लेकिन जल्दबाजी में नीता की तरफ से मेहमानों के बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती। अपने बारातियों को खड़ा देखकर नीता की दादी सास नीता के पिता जगदीश से बोलती है, समधी जी, आपने ये क्या व्यवस्था कराई है? हमारे बारातियों को बैठने तक की जगह नहीं मिल रही है। आपके यहाँ ऐसे लड़के वालों का ख्याल रखा जाता है क्या? माता जी, मुझे माफ़ करिए। वो क्या है, दरअसल जल्दबाजी में मैं मेहमानों के बैठने की व्यवस्था देख ही नहीं पाया। आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं अभी सब कुछ आपको करके देता हूँ। ये क्या बात हुई, देख नहीं पाया? आखिर आपके खुद की बेटी की शादी है और आप अपनी बेटी की शादी में ही व्यवस्था नहीं देख पाए तो आप क्या ही देखेंगे? माता जी, बस और थोड़ा समय और चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये मेरी ही गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही कहाँ कहाँ देखूंगा। जगदीश जल्दी से जाकर शादी में काम कर रहे कुछ लोगों से कहकर बारातियों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करवाता है, जिसके बाद ममता का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। जैसे तैसे करके शादी संपन्न हो जाती है। शादी के बाद फोटोग्राफर दूल्हा और दुल्हन के फोटो शूट के लिए लेकर जाता है और उनका फोटो शूट करने लगता है। तभी अचानक से ममता वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ नीता को बिना घूंघट लिए एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हुए देखकर भड़क जाती है। तुम दोनों के अंदर कोई लाज शर्म है कि नहीं? सब कुछ होकर पी गए हो क्या तुम दोनों? दादी क्या हुआ आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तूने मुझसे पूछा कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? 4 लोगों के बीच में एक पराये आदमी के सामने अपनी घर की नई नवेली बहू का फोटोशूट करवा रहा है। मैं गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? अरे दादी, आप आज के जमाने में ऐसी बात कर रही हो? अरे आज के जमाने में दादी फोटोशूट किया जाता है, अरे ताकि बाद में हम देखें ना फोटो तो हमें याद आए कि हम शादी में कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। और तो और हम अपने बच्चों को दिखा पाएंगे, देखो हमारी शादी की यादें। दादी, ये यादों के लिए रखा जाता है। बेटा, मैंने ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं करे हैं। हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि नई नवेली दुल्हन शादी के तुरंत बाद ही घूंघट हटा दे और सबके सामने फोटो खिंचवाने लगे। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ पर फोटोग्राफर और मेरे सिवा कौन ही है? आपकी नई नवेली बहू को कौन देखेगा? फोटोग्राफर क्या तेरा रिश्तेदार लग रहा है जो तू उसके सामने हमारे घर की नई नवेली बहू की फोटो शूट करवा रहा है? दादी, जब फोटोग्राफर है तो वो फोटो खींचेगा ना, मैं थोड़ी खींचूंगा। सबसे जरूरी थी शादी। शादी जो हो चुकी है और जितनी फोटो खींचनी थी शादी में खींच चुकी है। अब बाद में फोटोशूट करवाने का क्या ही मतलब बनता है? इसलिए मैंने तेरी नई नवेली बहू को फोटोशूट के लिए मना किया है। ममता इतना कहकर नीता का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगती है। तब नीता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, दादी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे फोटो शूट करवाना है। आप बहुत ही पुराने जमाने की बात कर रही हो। आज के जमाने में हर शादी में फोटो शूट होता है दूल्हा दुल्हन का, इसलिए मुझे भी करवाना है। चल ठीक है, मान लिया। तुम लोगों के जमाने में यही होता है कि नई नवेली का फोटोशूट करवाने का नाटक, लेकिन मेरे घर में ये नाटक नहीं चलेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी शादी में जो फोटो ली गई थी वो तो घूंघट में ही ली थी ना, और यही सबूत काफी है शादी होने के लिए। नहीं दादी जी, ऐसा मत करिए, मुझे फोटोशूट करवाना है। ठीक है, फिर अगर तुझे फोटोशूट करवाना है तो तू एक काम कर, अपने मायके में ही बैठ जा, जितना मर्जी उतना फोटोशूट करवा लियो। जब लोग तुझे पहले ही देख लेंगे तो फिर घूंघट में तेरी शादी करवाने का क्या ही मतलब बनता है बच्चा। फिर घर पहुंचकर मैं ससुराल में तेरी क्या ही मुंह दिखाई करवाऊंगी। दादी जी ऐसा मत बोलिए, मेरे पिताजी को मेरी शादी की बहुत चिंता थी। अब अगर शादी होने के बाद भी आप मुझे लेकर नहीं जाएंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो ठीक है, अब या तो तू अपने पिता की इज्जत रख ले या अपनी फोटोशूट करवाने की इच्छा, फैसला तेरा है। हम बाहर ही तेरा इंतजार करेंगे। ममता इतना कहकर अनुज को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। बहुत सोचने समझने के बाद नीता भी कमरे से बाहर आ जाती है और चुपचाप से अपने ससुराल चली जाती है। और इस तरह से अपनी दादी की पुरानी सोच के कारण नीता का फोटोशूट करवाने का सपना सपना ही रह जाता है। कल्पना अपनी दोनों बहुएं शिवांगी और जूही से काफी ज्यादा परेशान थी। दोनों बहुएं ही कामचोर थी, जो कि घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी, और इस वजह से घर के सारे काम कल्पना को अकेले ही करने पड़ते थे। ऐसे ही एक बार कल्पना खाना बना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और उससे बोलती है, अरे कल्पना, कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ रसोई में हूँ, आजा। कल्पना की आवाज सुनकर वहाँ विमला आ जाती है और कल्पना को रोटियां बनाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगती है।
अरे कल्पना, तेरे तो बड़े बुरे हाल हो रखे हैं। घर में दो दो बहुएं होते हुए भी तू यहाँ रोटी बना रही है। अरे तेरी बहुएं कहाँ हैं? अरे बहुओं का सुख मेरे नसीब में कहाँ है। मेरी बहुएं तो जैसे बस ये ठान के ही आई हैं कि कैसे कुछ भी करके बस अपनी सास का जीना हराम कर दे वो। हाँ तो तू भी क्यों भूल जा रही है कि तू अपनी बहुओं की सास है? तू क्यों भला अपनी बहुओं से दबकर रह रही है? तू भी तो उन्हें एक बार में ही सीधा कर सकती है ना। बात ऐसी नहीं है, मैं तो एक बार में अपनी बहू को सीधा कर ही सकती हूँ, लेकिन मैं बस अपने घर में शांति चाहती हूँ और इसलिए चुप हूँ। वरना तो सच में मैं बहू से इतनी परेशान हो गई हूँ कि क्या ही बताऊँ अब तुझे। बताने की जरूरत भी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है कि कितनी परेशान हो गई है। बताओ, बहू को भी शर्म नहीं है? सास उनकी खाना बनाए और वह आराम से बैठकर टीवी देखे और फोन चलाए। हाँ बस अब यही जिंदगी रह गई है। मैं तो बोलना भी नहीं चाहती। बोलूंगी ना तो कोई असर होगा, खाली में मेरा ही मुंह खराब होगा। इससे अच्छा तो चुप ही बैठो। अपनी पड़ोसन से बहू की चुगली करके उसको थोड़ी शांति मिल जाती है और वो अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसकी बहुओं में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शिवांगी रसोई में जाती है और बना हुआ खाना ले लेती है, जिसकी वजह से जूही के लिए खाना ही नहीं बचता। ये देखकर जूही चिल्लाने लगती है, माँ जी, शिवांगी कहाँ हो? जल्दी आओ। जूही की आवाज सुनकर वहाँ शिवांगी और कल्पना दोनों आ जाते हैं और शिवांगी कहती है, क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह इतना? चिल्लाने में मजा आता है क्या? दिमाग नहीं है आपके अंदर? मेरा तो दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। दिमाग तो तुम्हारी वजह से मेरा खराब हुआ है। मेरे लिए खाना नहीं बचा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि माँ जी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया हो। खाना माँ जी ने बनाया होगा और खाना तुम खा गई होगी, मेरे हिस्से का भी। बहू, मैंने तो यहीं पर रखा था और फिर मैं अपना बाकी काम करने चली गई थी। मुझे नहीं पता कि कहाँ चला गया खाना। माँ जी, मैं तो आपकी छोटी बहू को इसीलिए भी बुला रही हूँ ताकि आपके सामने आपको पता चले कि आपकी लाडली छोटी बहू चोरी कर रही है। अरे शर्म नाम की चीज भी है या नहीं शिवांगी? चुपचाप से मेरा खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम्हारी इस टुच्ची सी हरकत से मैं भूखी नहीं रहने वाली हूँ। शांति से दे दो अब। इतनी देर से यहाँ खाना रखा हुआ है लेकिन तुम्हें भूख नहीं लगी, लेकिन जब मैंने वो खाना खा लिया तो तुम्हें दुनिया की भूख लग गई। अरे कुछ तो शर्म कर लो। किसी ने अपनी भूख मिटाने के लिए उस खाने को खाया है तो चुप करके बैठ जाओ, और कुछ फालतू बोलने की जरूरत नहीं है और फालतू इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? इसका मतलब मैं सही थी, मेरा खाना तुमने ही खाया है ना? चलो अब चुपचाप से मेरा खाना दो, वरना अच्छा नहीं होगा। दीदी अच्छा तो बस खाना था जो कि अब मेरे पेट में चला गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप देर से आई तो ये आपकी गलती है। अपनी गलती को मानो और कुछ देर के लिए भूखे रहो, और ज्यादा भूख लग रही है तो बोल दो माँ जी को, वो खाना दोबारा बना देंगी। इतना तो माँ जी कर ही सकती है, क्यों माँ जी? घर में राशन खत्म हो गया है तो मुझे राशन लेने भी जाना है, और रसोई तुम दोनों की भी है। तुम दोनों भी खाना बना सकती हो ना, बार बार मेरे को ही क्यों बनाना पड़ता है? ऊपर से तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही कि मेरे बनाए हुए खाने पर लड़ रहे हो? अरे खुद का बनाया हुआ खाना हो तब तो लड़ो तो समझ भी आए, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों की गाड़ी ही उल्टी रहती है हमेशा। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों बहू से, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। माँ जी मुझे ही क्यों बोल रही हो? आपको पता तो है कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ और मैं किसी से फालतू बात भी नहीं करती हूँ। यहाँ तो आपकी लाडली बहू है ना, बड़ी बहू, जिसकी वजह से पूरे दिन घर में कलेश हो रहे हैं। मैंने उनकी तो रोटी क्या खा ली, वो तो मेरे सर पे ही चढ़ गई। अब आप ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? वाह जी वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद लड़ाई झगड़ा करती हो और तुम इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। चुप हो जाओ दोनों, 1 मिनट नहीं लगता तुम दोनों को वापस से लड़ाई शुरू करने में। तुम्हें अपना घर ऐसे देखकर अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में, और जिसको भूख लग रही है वो अपने लिए खुद बना ले। अब किसी ने एक शब्द और बोल दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। कल्पना का इतना गुस्सा देखकर दोनों शांत हो जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वो बस एक दिन के लिए ही कल्पना की बात मानते हैं और अगले दिन से ही लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। कई दिन निकल जाते हैं, दोनों बहुओं की लड़ाई बंद नहीं होती। कुछ दिनों बाद दोनों रसोई में सामान इधर उधर फेंक कर लड़ाई करने लगती हैं। रसोई का सामान पूरा फेंक ही देती हैं। ये देखकर कल्पना को काफी गुस्सा आता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पार हो जाता है और वो कहती है,
ये क्या लगा रखा है तुमने? मेरी रसोई का कितना बुरा हाल कर दिया है। दोनों को शर्म आ रही है या नहीं? अरे अपनी लड़ाई में मेरी रसोई को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? इसमें ही खाना बनता है। माँ जी आप खुद ही बताओ, कल की आई शिवांगी बोल रही है कि इसका रसोई पर मुझसे ज्यादा हक है। आप खुद बताओ, मैं आपकी बड़ी बहू हूँ, 4 साल हुए हैं मुझे इस घर में रहते हुए, अब मुझसे ज्यादा हक इसका हो गया। और नहीं तो क्या, मेरा ही हक है। तुम तो पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती हो और मैं हूँ जो काम धंधा करती हूँ यहाँ पर आकर। थोड़ा हाथ भी बटा दिया करो कभी। अगर तुम मदद नहीं कर सकती ना तो इस रसोई पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुमसे ज्यादा इस रसोई पे मेरा हक है। तुमने अभी रसोई में हाथ बटाया है, लेकिन मैं कब से हाथ बटाती आ रही हूँ। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अगर तुमने ऐसा कह दिया तो सुनो, मैंने अब तक जितनी भी बार हाथ बटाया है तो उस हिसाब से तुम्हारे हाथ बटाने से तो कई गुना ज्यादा मेरा हाथ बटाना ही होगा। चुप कर जाओ तुम दोनों। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सब कुछ मैंने अकेले ही किया है। और तुम दोनों को रसोई में हक चाहिए ना, तो चलो ठीक है, तुम दोनों की ही बात मान लेते हैं। अब इस रसोई का बंटवारा होगा, और 2 में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में, तुम दोनों का और तीसरा मेरा, ताकि मैं जो खाना बनाऊं उसमें बार बार तुम अपना मुंह मारने ना आ जाओ। कल्पना गुस्से में रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं काफी खुश हो जाती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन दोनों को काफी ज्यादा परेशानियां भी होने लगती हैं, क्योंकि अब उन दोनों को अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ रहा था और ये सब उनसे हो नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। उन दोनों की परेशानियां काफी बढ़ जाती हैं। कुछ दिनों बाद जब कल्पना अपने लिए मटर पनीर बनाती है तो उन दोनों के मुंह में पानी आता है और वो तुरंत कल्पना के पास जाकर कहती है, माँ जी क्या है तुम दोनों को? अब यहाँ क्या करने आ गई हो? देखो, कोई काम होगा तो मुझे मत बोलना। बंटवारा मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो मैं कोई काम नहीं करने वाली तुम्हारा। माँ जी थोड़ी मटर पनीर हमें भी दे दो, बहुत भूख लग रही है। क्यों बहू, अब क्या हो गया? पहले तो तुम दोनों को रसोई में हक चाहिए था, अपना हिस्सा चाहिए था। अब मिल गया, जो मन करे वो बना लो, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। नहीं माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम इतने दिनों से गलत कर रहे थे, लेकिन जब से ये रसोई का बंटवारा हुआ है तब से हमें समझ आया है कि हम सब करते थे, लेकिन हमें पता नहीं चला। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर रसोई फिर से एक हो जाती है तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। और मैं भी। रसोई के बंटवारे के साथ ही दोनों बहुओं की अक्ल भी ठिकाने पर आ जाती है और कल्पना रसोई को फिर से एक कर देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहुएं खुद खाना बनाती थी और कल्पना को भी हाथ नहीं लगाना पड़ता था।